आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रूस के हमले ने ज़ेलेंस्की का सब कुछ लूट लिया है, लेकिन ज़ेलेंस्की को यकीन है कि वो अपने हारे हुए हर शहर को फिर से जीत लेंगे और वो रूसी फौज को यूक्रेन से खदेड़ देंगे। हमने ज़ेलेंस्की के इस दावे का आधार समझने के लिए डिटेल में रिसर्च की। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज 18 की संवाददाता जसप्रीत कौर ने भी ज़ेलेंस्की के इस ऐलान के सच की पड़ताल की। लेकिन यूक्रेन युद्ध से भी बहुत बड़ा दुनिया के सामने खतरा है। बहुत सारी जानकारी आ रही है इससे संबंधित, क्योंकि जिनपिंग और किम जोंग ने 24 मई को अमेरिका को डराने के लिए बहुत बड़ी धमकी दे दी है। चीन क्या करेगा वो आपको बाद में बताएंगे। पहले देखिए कि ज़ेलेंस्की के हाथ ऐसे कौन से 5 ब्रह्मास्त्र आ गए हैं कि उनको यह भरोसा हो चला है कि पुतिन के जीते हुए इलाकों पर वो फिर से यूक्रेन का झंडा फहरा देंगे। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट का फ्रंट हारने के बाद जब यूक्रेन के जख्मी सैनिक सरेंडर कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ज़ेलेंस्की जंग जीतने का दावा कर रहे हैं। जब रूसी मिसाइलों के अटैक से दक्षिणी यूक्रेन दहल रहा है, उसी वक्त ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि हम उन शहरों पर वापस कब्जा कर लेंगे। हारते सैनिकों के कमांडर इन चीफ के इस कॉन्फिडेंस के पीछे कौन सी वजह है? ज़ेलेंस्की किस आधार पर कह रहे हैं कि वो रूसी फौज को खदेड़कर अपने शहरों को फिर से जीत लेंगे? ज़ेलेंस्की के पास वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसके दम पर ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं? क्या ये अमेरिका से मिल रही हथियारों की ताकत है? क्या ये यूरोप से मिल रही बड़ी आर्थिक मदद का नतीजा है? इन सवालों का जवाब पूरी डिटेल से हम तलाशेंगे। हर उस आधार की पूरी तहकीकात करेंगे जिसके बलबूते ज़ेलेंस्की अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन पहले वो बयान सुनिए जो ज़ेलेंस्की ने दिया है। Підтримує це рішення. У нашої армії і всіх, хто захищає державу, мають бути усі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі. कीव को छोड़ दें तो यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां पर रूसी सैनिकों ने कब्जा नहीं किया हो। इसमें उसे वक्त लगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की कमर तोड़ दी है। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की रूसी सैनिकों को यूक्रेन से बाहर भेजने का क्लेम कर रहे हैं। वो क्लेम ये कर रहे हैं कि जितने भी इलाके रूसी सैनिकों ने जीते हैं वो वापस जीत लेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की के दिमाग में ऐसा क्या है जिसे वो जमीन पर उतारना चाहते हैं? ऐसा कौन सा प्लान है जो पुतिन को पछाड़ देगा? ज़ेलेंस्की के दावे के वो 10 कारण यहाँ समझने की कोशिश करते हैं जो उनके कॉन्फिडेंस लेवल के पीछे हैं। ये वो वजह हैं जिसके आधार पर ज़ेलेंस्की पुतिन की सेना के सामने न सिर्फ अब तक डटकर खड़े हैं, बल्कि अब उसे परास्त करने की बातें भी करने लगे हैं। ज़ेलेंस्की के जीत के दावे के पीछे की नंबर 1 वजह है अमेरिका से मिल रही सप्लाई। ये होवित्जर तो ये जेवलिन मिसाइल, इंटेलिजेंस इनपुट, और सबसे बढ़कर इतना पैसा कि यूक्रेन रूस के खिलाफ लड़ता रहे, पुतिन के सामने उसे घुटने न टेकने पड़े। अमेरिका ने महज 50 दिनों में यूक्रेन को 1400 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट, 4600 जेवलिन, 1000 लाइट एंटी आर्मर,
100 ग्रेनेड लॉन्चर समेत कई घातक हथियार दे दिए थे। ये आंकड़ा सिर्फ 50 दिनों का हमने आपको दिखाया है, लेकिन इसके बाद तो अमेरिका से मिलने वाली यूक्रेन की खेप और तेज हो गई। अमेरिका ने अभी हाल ही में यूक्रेन को 40 बिलियन मतलब 3 लाख करोड़ रुपए की मदद पर मुहर लगाई है। इसके पहले 24 फरवरी से युद्ध की शुरुआत के साथ ही अमेरिका ने करीब 76,000 करोड़ की मदद दी थी, जिसमें से करीब 29,000 करोड़ तो सिर्फ हथियार सप्लाई पर खर्च किया गया। फिलहाल बाइडेन ने सितंबर तक यूक्रेन को 13.6 अरब डॉलर की सहायता देने के प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं। कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो कि जर्मन थिंक टैंक है, इसका दावा है कि 24 फरवरी से 10 मई तक अमेरिकी सैन्य, वित्तीय और मानवीय सहायता के लिए करीब 45 बिलियन डॉलर की मदद पहुंचाई गई। अमेरिका यूक्रेन को हर संभव मदद कर रहा है। इसके अलावा नेटो की 29 मेंबर भी ऐसे हैं जो यूक्रेन को भरपूर सहायता दे रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन इतने दिनों तक युद्ध में टिका हुआ है। इसके अलावा अमेरिका कूटनीतिक स्तर पर भी दुनिया भर में यूक्रेन के लिए सहायता हासिल कर रहा है। यानी कि जमीन पर तो यूक्रेन अकेला है, लेकिन उसके साथ एक दो नहीं 30 ऐसे देश हैं जो दिन रात एक किए हुए हैं। मतलब ये कि अगर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो रूस के जीते हुए इलाकों पर वापस से कब्जा कर लेंगे, तो उनकी बात को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, स्वीडन, इटली, ग्रीस, बेल्जियम, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, पुर्तगाल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश हैं जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। चाहे हथियार सप्लाई हो या पैसों की जरूरत, यूक्रेन की हर जरूरत पूरी हो रही है। अगर ज़ेलेंस्की को ये सहायता नहीं मिल रही होती तो आंकड़ों के जरिए समझिए कि यूक्रेन रूस के मुकाबले कहां खड़ा है। कुल सैनिक यूक्रेन 1,10,000, लड़ाकू विमान यूक्रेन 98, रूस 1,511, हमलावर हेलीकॉप्टर यूक्रेन 34, रूस 544, टैंक यूक्रेन 2,596, तो रूस के पास हैं 12,240, आर्मर्ड व्हीकल यूक्रेन के पास हैं 12,303 और रूस के पास हैं 30,122 आर्मर्ड व्हीकल। तोप 2,040 हैं यूक्रेन के पास, तो रूस के पास हैं 7,571। इस जमीनी आंकड़े के बावजूद यूक्रेन रूस को करारा जवाब दे रहा है। ज़ेलेंस्की बार-बार दोहरा रहे हैं कि वो रूस के सामने सरेंडर हरगिज नहीं करने वाले। Всі вже побачили, як Росія воює. Недосвідченими строковиками, яких вона кидає у бій, як гарматне м'ясо. Мародерами, які вперше бачать нормальну побутову техніку в чужій країні. Старою радянською бронею без сучасного захисту. Забороненими фосфорними бомбами, якими вони спалюють школи та звичайні житлові. यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि 24 फरवरी से लेकर अब तक रूस ने यूक्रेन के किन शहरों पर कब्जा कर लिया है, जिसे ज़ेलेंस्की फिर से जीतने की बात कह रहे हैं। और ज़ेलेंस्की जिस बात का दावा कर रहे हैं, हम अपने खो दिए शहरों को वापस जीत लेंगे, उन शहरों में इस वक्त क्या हालात है ये देखना बहुत जरूरी है। यूक्रेन के मैप पर रूस के जीते हुए शहरों की तस्वीर आइए आपको हम दिखाते हैं। खैरसॉन, इस पर देखिए, सबसे पहले बात करने जा रही हूं मैं खैरसॉन की। ये वो हिस्सा है जिस पर बार बार दावा हो रहा है रूस की तरफ से। खैरसॉन, इस पर रूस ने सबसे पहले कब्जा किया। खैरसॉन के बाद बात आती है खार्किव की, और खार्किव पर कब्जे की लड़ाई भी लंबी चली, लेकिन आखिरकार यहां पर भी, इस इलाके पर भी रूसी फौज विजयी रही। और इसी तरह अगर मैं बात करूं मेरिटोपोल की, तो वो भी हिस्सा देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और उस हिस्से के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बहुत ज्यादा विध्वंसक कार्य किए गए, मिसाइलों से अटैक किए गए। और इसके साथ ही बोरोदवांका भी है वो हिस्सा जहां लंबे वक्त तक युद्ध चला।
तो ये इस वक्त यूक्रेन का जो आप मैप देख रहे हैं, रूस का कब्जा और वहां की स्थितियों को देख रहे हैं। और ऐसे में आप ये भी समझिए कि रूसी सेना लगातार अपने कब्जे के दायरे को बढ़ाना चाहती है, लेकिन यूक्रेन भी डटकर जवाब दे रहा है। कुछ छोटे लेकिन अहम शहर जैसे कि एनेरगोडार और इजियम भी यहां पर कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल चुके हैं। मारियोपोल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और उनके हिस्से के जरिए समझिए कि वहां पर भी ज़ेलेंस्की की सेना सरेंडर कर रही है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। डॉनबास में भी यही हाल बताया जा रहा है। डोनेस्क पहले से ही पुतिन के साथ जा चुका है और लुहांस्क तो पहले ही ज़ेलेंस्की गवा चुके हैं। मतलब रूस ने यूक्रेन को दक्षिण पश्चिम में पूरी तरह से तबाह करने में कामयाबी हासिल की है। मारियोपोल में ही आने वाले अज़ोवस्ताल का स्टील प्लांट इसका सबसे ताजा उदाहरण है। Останні новини з Маріуполя такі, що деяка частина з тих, хто знаходився на території Азовсталі, до речі, це не тільки Азов, а там ще є представники 21-ї бригади і 36-ї бригади. रूस धीरे धीरे ही सही यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करते जा रहा है। अब पुतिन की नजर पूर्वी यूक्रेन पर है और यहाँ भी लड़ाई आजकल से नहीं 2 महीने से जारी है। ल्वीव शहर पर रूसी फौज लगातार मिसाइलों से हमला कर रही है। शहर खंडहर में तब्दील होता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि यूक्रेन की सेना यहाँ रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसकी भी वजह यूक्रेन को मिल रही सहायता ही है। यूरोपीय संघ ने अभी हाल ही में पहले से भेजी गई मदद के अलावा 9 अरब डॉलर यूरो की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने का वादा किया है। कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी का दावा है कि 24 फरवरी से 10 मई तक यूरोपीय संघ ने केवल 16.8 बिलियन डॉलर की ही मदद दी थी। वहीं 27 देशों के गुट में कुछ ऐसे भी देश हैं जो यूक्रेन को विशेष रूप से हथियारों की आपूर्ति के लिए मदद पहुंचाने से कतराते रहे हैं। यूरोपीय संघ के कई देश रूस की गर्मी की वजह से जीवन पाते हैं। यही वजह कि पहले तो खुल्लम खुल्ला यूक्रेन का समर्थन करने से इनकार किया, लेकिन जब बात समझ में आ गई कि पुतिन का इरादा नहीं बदलने वाला है, ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक ज़ेलेंस्की सरेंडर नहीं कर देते हैं, तब ये खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ गए। और अब तो रूस के पड़ोसी देश स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो में शामिल होने जा रहे हैं। ये बात ज़ेलेंस्की को और हिम्मत देगी। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि नेटो बनाम रूस की जंग में किसका पलड़ा कितना भारी है। नेटो देशों के पास 54,05,700 सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 13,50,000 सैनिक हैं। नेटो देशों के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,66,000 है, जबकि रूस के पास एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 8,50,000 है। नेटो देशों के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 7,38,700 है, जबकि रूस के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 2,50,000 है। नेटो देशों के पास 20,723 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट हैं। यानी रूस के सामने नेटो देश बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की इसीलिए नेटो देशों के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अगर युद्ध में नेटो देश उतरते हैं तो उसका अंजाम बहुत ही भयावह होगा, और इसी के जवाब में पुतिन परमाणु युद्ध की बात भी कह चुके हैं। यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नेटो किस तरह से उसके साथ खड़ा है, इस रिपोर्ट को देखिए। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन की जंग में अगर रूस फिर से बढ़त हासिल करने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो नेटो देशों के पास 4 विकल्प होंगे। पहला विकल्प, इसमें रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन के अंदर या बाहर एक या कई परमाणु बम का इस्तेमाल। दूसरा विकल्प, रूसी सेना के खिलाफ परंपरागत हथियारों से हमला करना। तीसरा विकल्प, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखना। और चौथा विकल्प, यूक्रेन पर संघर्ष को खत्म करने के लिए दबाव डालना। यानी नेटो हर हाल में रूस से निपटने के लिए तैयार है। तो ज़ेलेंस्की अगर अपने शहरों पर फिर से कब्जा करने की बात कह रहे हैं तो ताज्जुब क्यों हो। हालांकि फिलहाल यूक्रेन में ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं, न्यूज़ 18 की संवाददाता जसप्रीत कौर से सुनिए। गांव का नामो निशान मिट चुका है। मेरे पीछे आप देखेंगे
इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चे रहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लोग रहते हैं। ये रशियन भाषा में लिखा है, वो इसलिए ताकि रूसी सैनिकों के लिए भाषा बाधा ना बने। जब वो यहाँ पर आए थे सब कुछ तबाह करके चले गए। आप देखिए कि ये सब लिखने के बाद भी रूसी सैनिकों का दिल नहीं बसीजा। उन्होंने घर का क्या हाल कर दिया ये मैं आपको दिखाती हूँ। गाड़ी जल चुकी है, पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर कई लोगों की जानें गई हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर खौफनाक मंजर रहा था। सिर्फ एक घर नहीं, पूरा इलाका तबाह हो चुका है। ये इनका घर है। ये ऐसे देखती हैं, अपने घर को निहारती हैं, क्योंकि इनका तो सब कुछ चला गया है। रोज यहाँ पर आती हैं, कुछ भी नहीं बचा है इनके घर में। ये दास्ता बताती हैं। दरअसल जो ये पीछे, मेरे पीछे वाला ये घर है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी बुजुर्ग रहते थे। और बताया जाता है कि जब फरवरी के अंत में रूसी सैनिकों ने यहाँ पर हमला किया तो कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने धमाकों की आवाज सुनी तो उनको हार्ट अटैक हो गया, उनकी जान चली गई। उसके बाद रूसी सैनिकों ने उनको यहीं पर दफना दिया। बर्बादी की इन तस्वीरों के बीच कीव में हालात पहले से कुछ ठीक होते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक अब कई देश कीव में अपने दूतावास खोलने का ऐलान कर रहे हैं। भारत और जर्मनी के बाद अब अमेरिकी दूतावास एक्टिव हो गया है। ये तस्वीर ज़ेलेंस्की के लिए सुकून देने वाली और हिम्मत बढ़ाने वाली है, क्योंकि कीव का किला अब सुरक्षित ही नहीं दिख रहा। पुतिन की सेना इस पर कब्जे की कोशिश कर चुकी है और बैरंग वापस भी लौट चुकी है। यूक्रेन की कैपिटल कीव में बंद विदेशी दूतावास फिर से खुल रहे हैं। न्यूज़ 18 के संवाददाता जसप्रीत कौर ने बताया कि कीव पर रूस की मिसाइलों का खतरा अब भी मंडरा रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की को फिलहाल इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्हें यकीन है कि पुतिन अब कीव पर डायरेक्ट अटैक करने से बचेंगे और ये बात ज़ेलेंस्की की हिम्मत और बढ़ा रही है। कीव में सामान्य होते हालात और दूसरे देशों के खुल रहे दूतावास ये साबित कर रहे हैं कि कीव पर कब्जे की पुतिन की ख्वाहिश अधूरी ही रहने वाली है। आपको याद होगा कीव पर कब्जे के लिए रूस ने सैनिकों के साथ साथ खतरनाक चेचन लड़ाकों को भी उतारा, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। कहा तो ये तक गया कि रूस के सैनिकों ने ज़ेलेंस्की की हत्या की भी कोशिश की, लेकिन कीव पर ज़ेलेंस्की खुलेआम घूम रहे हैं, साथ ही पुतिन को चैलेंज भी कर रहे हैं। Территорию можно захватить. Нельзя современных украинцев здесь, которые считают себя украинцами, поработить и так, чтобы они пели под их дудку. Это невозможно. Воно стояло цієї смерті. Воно мені стало зненацька моєї дитини. Жалко мені дитину мою. Та й все. Ну він погиб як герой. ये यूक्रेन की जनता है जो रूसी फौज के हमले से तबाह हो रही है, लेकिन आपने सुना कि चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए वो अपना घर, अपना गांव नहीं छोड़ेंगे। जब देश की जनता इस तरह से अपने कमांडर इन चीफ का साथ दे तो ज़ेलेंस्की ताल क्यों न ठोकें। युद्ध के करीब 3 महीने गुजर गए हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना और जनता अटूट रूप से ज़ेलेंस्की का साथ निभा रही है। पुतिन ने जब यूक्रेन पर हमले का ऐलान किया था तो रूस की जनता मानकर चल रही थी कि बस कुछ ही दिनों की बात है और फिर ऑल इज वेल होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विक्ट्री डे के मौके पर भी पूरा रूस पुतिन का मुंह देखता रहा कि कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन तब भी कुछ बड़ा नहीं हुआ। और अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस में छोटे पैमाने पर ही सही यूक्रेन पर हमले के पुतिन के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। ज़ेलेंस्की के लिए ये बात सुकून देने वाली है, क्योंकि पुतिन इससे कमजोर होंगे और कमजोरी में लिए गए फैसले ज़ेलेंस्की को और ताकत देने वाले होंगे। लिहाजा अज़ोवस्ताल में भले ही ज़ेलेंस्की के सैनिक सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन कीव में ज़ेलेंस्की का हौसला बुलंद है। За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики, в Новоазовске и Донецке. पुतिन रुकने वाले नहीं हैं, ना ही ज़ेलेंस्की झुकने वाले हैं। पुतिन के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है और वो अमेरिका समेत नेटो देशों को क्लियर एंड लाउड मैसेज देना चाहते हैं कि अपने पड़ोस में नेटो का अस्तित्व उन्हें कबूल नहीं। लेकिन पुतिन इस बात का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे कि ज़ेलेंस्की कहां तक जा सकते हैं और नतीजा सामने है, युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा। ज़ेलेंस्की के पास पुतिन
जैसी शक्तिशाली सेना नहीं है, लेकिन ज़ेलेंस्की के पास अमेरिका और यूरोप है, जो दुनिया के किसी भी देश से लड़ने के लिए काफी है। ज़ेलेंस्की अगर इतने दिनों तक युद्ध में टिके हुए हैं तो वो सिर्फ अमेरिका और यूरोप की वजह से। युद्ध की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की को मदद मिलनी शुरू हो गई थी, जो युद्ध के अंत तक करीब करीब मिलना तय है। ज़ेलेंस्की में कितनी हिम्मत है ये वक्त बताएगा, लेकिन बाइडेन तो बहुत बड़े जिगर वाले निकले। अमेरिका इस वक्त दो बहुत खतरनाक वार्निंग के बावजूद जापान में एक ऐसी मीटिंग करने जा रहा है जिसे रोकने के लिए जिनपिंग को यूक्रेन से भी भयानक युद्ध करना मंजूर होगा। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जिगर वाले बाइडेन के लिए अगला चैलेंज क्या होने जा रहा है। 4, 3 क्या वक्त आ गया है कि अमेरिका अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर्स को सबसे बड़े मिशन के लिए तैयार कर दे? क्या वक्त आ गया है कि अमेरिका ने जो गलती यूक्रेन को लेकर की है उसे वो अब ना दोहराए? अमेरिका के कौन-कौन से बॉम्बर इस वक्त डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं? B-52 को देखिए, अमेरिका का सबसे पुराना लेकिन सबसे खतरनाक बॉम्बर। जब ये रनवे पर चलता है तो और ज्यादा विध्वंसक नजर आता है। B-2 को देखिए, अमेरिका का स्टेल्थ यानी रडार की पकड़ में न आने वाला बॉम्बर। B-1 अमेरिका के इस सुपरसोनिक बॉम्बर को कुछ घंटे के नोटिस पर दुनिया में कहीं भी मिशन के लिए भेजा जा सकता है। बॉम्बर की फ्लीट तो आपने देख ली, अब जानिए कि अमेरिका के कौन-कौन से फाइटर जेट इस वक्त हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। F-35 स्टेल्थ जेट को देखिए, ये अमेरिका का सबसे लेटेस्ट और रडार की नजर से बचकर मिशन अंजाम देने वाला फाइटर है। 5, 4, 3 F-18 सुपर हॉर्नेट को देखिए, ये अमेरिकी नेवी के कॉम्बैट एविएशन की सबसे बड़ी फोर्स माना जाता है। F-15 को देखिए, दुनिया में डॉग फाइट में अब तक इस विमान का कोई मुकाबला नहीं, ये अमेरिका खुद दावा करता है। और आखिर में F-16, ये फाइटर अमेरिका का सबसे भरोसेमंद हथियार माना जाता है, जो हमेशा तैयार रहता है। लेकिन क्या ये तैयारी काफी है? क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया से बाइडेन के लिए बहुत बड़ी धमकियां एक ही वक्त आई हैं, जिसे अमेरिका ने नजरअंदाज किया तो यूक्रेन वाली हालत अब एशिया में उन देशों की हो सकती है जो अमेरिका के जिगरी दोस्त माने जाते हैं। अगले 10 मिनट इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि एशिया में यूक्रेन से भी बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। बस सवाल ये है कि एशिया में अमेरिका का कौन सा साथी देश अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन के गुस्से का सामना करने जा रहा है? तो जवाब है
अमेरिका को लेकर चीन का गुस्सा इस वक्त ज्वालामुखी फटने जैसे लेवल पर पहुंच गया है और इसकी सजा 3 देशों को फौरन मिल सकती है। सब कुछ जिनपिंग के हंटर की टाइमिंग पर निर्भर करता है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपी ये रिपोर्ट देखिए। बहुत साफ साफ शब्दों में हेडलाइन में ही बता दिया गया है कि ताइवान को लेकर चीन अमेरिका और जापान से बहुत ज्यादा नाराज है, उनको वार्निंग दे रहा है और साथ में क्वेड का जिक्र भी कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि जिनपिंग की सरकार क्वेड को लेकर भी बहुत आक्रामक हो गई है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद उसके तेवर और कड़े हो चुके हैं। 国家互信与合作，你提到的四边机制充斥着陈旧过时的冷战零和思维，军事对抗色彩浓厚，有违时代潮流，注定不得人心。 क्वेड को हमेशा से चीन में खतरे के तौर पर लिया गया है। चीन को लगता है कि दुनिया में अगली जंग उसके खिलाफ लड़ी गई तो उसमें क्वेड का सबसे बड़ा हाथ होगा, क्योंकि ये ग्रुप उसके दुश्मन देशों के मिलिट्री बैनर के तौर पर तैयार हो रहा है। क्वेड 4 लोकतांत्रिक देशों का एक समूह है जिसमें अमेरिका के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत भी है। इन चारों देशों का ये गठबंधन चीन के लिए खतरा समझा जा रहा है, क्योंकि इन सभी देशों का चीन से विवाद है। हिमालय की चोटियों से लेकर प्रशांत महासागर में चीन अपनी दादागिरी से जो हासिल करना चाहता है, ये चारों देश जिनपिंग के उस ख्वाब के आगे रुकावट बन चुके हैं। हालांकि क्वेड का कोई मिलिट्री स्वरूप तैयार नहीं हुआ है। ये चारों देश अपनी मीटिंग में चीन का नाम भी नहीं लेते, लेकिन चीन मानता है कि क्वेड उसके खिलाफ ही तैयार हुआ एक ग्रुप है और वो इसकी सारी हरकतों को बहुत अच्छी तरह समझता है। यही वजह है कि चीन का गुस्सा सबसे ज्यादा बाइडेन पर उतर सकता है, यानी अमेरिका पर, और इसकी बड़ी वजह है 24 मई को जापान में होने वाली क्वेड की मीटिंग। चीन की सबसे बड़ी फिक्र ये है कि क्वेड की मीटिंग 24 मई को जापान में होने जा रही है और इस मौके पर चारों देशों के नेता जापान में मौजूद होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा होंगे और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। जाहिर है जब ये चारों एक जगह बैठेंगे तो यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होगी और चीन की दादागिरी पर भी बात होगी। दुनिया इस वक्त यूक्रेन में युद्ध के हाई वोल्टेज दौर को देख रही है, लेकिन पारा प्रशांत महासागर यानी चीन के आसपास ताइवान और जापान के नजदीक भी चढ़ा हुआ है, जहां चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर और बॉम्बर लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। चीन का मानना है कि अमेरिका और उसके दोस्त एशिया में भी माहौल खराब कर रहे हैं। 合作框架都应该顺应和平与发展的时代潮流，增进地区国家之间的互信与合作。我们也同样认为，美日发展双边关系不应针对第三方或者损害第三方的利益。 चीन के टारगेट पर ताइवान के साथ अमेरिका भी है, लेकिन इन सब के चक्कर में वो जापान को भी लपेटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि इस मसले पर जापान एक कमजोर कड़ी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी से वर्चुअल मीटिंग भी हुई, जिसमें चीन के विदेश मंत्री ने बहुत साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो आग से ना खेलें और गलत रास्ता ना अपनाएं। ये बयान बताते हैं कि एशिया में युद्ध का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। जो बम धमाके और मिसाइल वाले हमले यूक्रेन में हो रहे हैं, वैसी ही डरावनी तस्वीर एशिया में भी देखने को मिल सकती है। जाहिर है कि अगर एशिया में जंग हुई तो यूक्रेन की तरह कमजोर और मजबूत सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि जंग बराबरी की होगी और यहाँ यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन की तबाही आपको मामूली लगेगी। अगर यहाँ हमले हुए तो रूस से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइलों और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल होगा।
सवाल है कि क्या यूक्रेन में जंग के साथ साथ दुनिया एक और युद्ध को बर्दाश्त कर पाएगी? हमारे सामने 3 बहुत बड़े देश हैं, तीनों ही ताकतवर हैं। यहाँ रूस और यूक्रेन वाला मुकाबला नहीं, बल्कि चीन और अमेरिका के अलावा जापान की शक्ल में टक्कर 3 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों और 3 बड़ी मिलिट्री पावर के बीच युद्ध का खतरा बढ़ने लगा है। जापान ने साफ कर दिया है कि वो प्रशांत महासागर और उससे लगे समंदरी गलियारों में चीन का दबदबा नहीं सहेगा। जापान ने साफ कर दिया है कि वो उन टापुओं पर चीन का कब्जा नहीं होने देगा, जिन पर उनका ऐतिहासिक हक रहा है। चीन को पीछे धकेलने के लिए जापान की नौसेना से लेकर जापान की वायुसेना तक इस वक्त चीन से लगे समंदरी इलाकों पर लगातार गश्त कर रही है और दक्षिण चीन सागर के साथ पूर्वी चीन सागर पर चाइनीज कंट्रोल के खिलाफ जापान ने बिगुल बजा दिया है। 自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協力を重層的に進めていくことを確認いたしました。 दरअसल क्वाड की मीटिंग के बीच एशिया में इस वक्त 2 वॉर जोन हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। ताइवान और जापान इस वक्त चीन की सीनाजोरी को बर्दाश्त कर रहे हैं। यही वजह है कि दक्षिण चीन सागर के साथ अब जापान के करीब पूर्वी चीन सागर में भी बड़ी जंग का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ भी विवाद की जड़ सिर्फ चीन है। चीन का जंगी बेड़ा इस वक्त लगातार ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास कर रहा है, तो उसकी नौसेना इस वक्त जापान के करीब सेनकाकू द्वीप को लेकर भी गलत इरादे जाहिर कर रही है। यही वजह है कि जापान अब पूर्वी चीन सागर में युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जापान अपनी तैयारियों को इसलिए भी पुख्ता कर रहा है क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अब ताइवान पर चीन के कब्जे की आशंका जताई जा रही है। मुद्दा बस ये है कि चीन ये कब करने जा रहा है। जापान से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश इस वक्त चीन की हरकतों को लेकर बहुत डरे हुए हैं। This has awakened our allies in Asia, particularly Japan and Australia, but Korea, Singapore and others, to the global challenge and the global danger of recidivist, aggressive states attacking democracy. चीन से युद्ध किसी के हक में नहीं है, ना ही ये चीन के हक में होगा, क्योंकि अगर यूक्रेन जैसे धमाकों से एशिया गूंजने लगा तो चीन समेत कई अर्थव्यवस्थाएं खड़ी होने की बजाय डूबने लग जाएंगी और ऐसे धमाके एशियन टाइगर्स को आर्थिक रूप से खत्म भी कर सकते हैं। चीन को रोकने के लिए जापान की वायुसेना भी एक्टिव हो गई है। वो लगातार अपनी समुद्री सीमा को चीन से बचाने के लिए एयर पेट्रोलिंग कर रही है। हाल ही में चीन और प्रशांत महासागर में सोलोमन द्वीप समूह के बीच एक सामरिक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलियाई तट से 2000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर चीन अपना नेवल बेस बना सकता है। इसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज्यादा फिक्र में है। चीन से खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड पर जोर दिया है। क्वाड यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो गठजोड़ जिसे चीन को रोकने वाली नई ताकत के रूप में देखा जा रहा है। We have seen that bullying, we have seen that coercion in our own region. We've seen it from China. We've seen it from Russia. We've seen it from other nations from time to time. And the world needs to deal with this. प्रशांत महासागर में चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत को लेकर जो खतरा जापान को है, वही खतरा अब ऑस्ट्रेलिया को भी नजर आ रहा है। जापान को तो लग रहा है कि चीन ताइवान पर जल्दी युद्ध छेड़ सकता है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा कह चुके हैं कि ताइवान में शांति और स्थिरता जापान की सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है और वो चाहते हैं कि ताइवान को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकाला जाए। 日方如果真的希望东亚和平稳定，就应该立即停止挑动大国对抗，多做有利于增进地区国家间相互信任、促进地区和平稳定的事儿。
अगर चीन नहीं माना और उसने युद्ध के लिए और देशों को मजबूर कर दिया तो एशिया का ये इलाका पश्चिमी एशिया और पश्चिमी यूरोप से भी खतरनाक रीजन में तब्दील हो जाएगा। इन सब बातों को देखते हुए अमेरिका और जापान अपनी ताकत को इलाके में लगातार बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। पहला ट्रिगर पॉइंट ताइवान हो सकता है और अगर उसे लेकर कोई युद्ध होता है तो दक्षिण चीन सागर के साथ पूर्वी चीन सागर में भी आग लग जाएगी, क्योंकि तब जापान भी युद्ध में शामिल हो जाएगा। और ऐसे में क्वाड के सामने क्या रास्ता होगा उसे सोचकर भी डरना चाहिए, क्योंकि तब एक और विश्व युद्ध शुरू होने का डर सताने लगेगा। विश्व युद्ध वाला खतरा जो पिछले 3 महीनों से इस दुनिया पर मंडरा ही रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़े खलनायक की भूमिका एक ऐसा शख्स निभा रहा है जिसे कोई हल्के में नहीं ले सकता। ये शख्स कौन है और बाइडेन ने उससे निपटने के लिए क्या तैयारी की है, इस रिपोर्ट में ऐसी बहुत सी बातें आपको पता चल जाएंगी। एशिया में युद्ध हुआ तो क्या ऐसे धमाके होंगे? एशिया में चीन और अमेरिका के बीच जंग हुई तो क्या ऐसे ही हमले होंगे? एशिया में युद्ध का बवंडर क्या कयामत ला सकता है? इन तस्वीरों और इसके पीछे इरादों को समझिए, क्योंकि एशिया में जंग न्यूक्लियर अटैक से शुरू हो सकती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह उत्तर कोरिया यानी किम जोंग उन और उसकी परमाणु मिसाइल हो सकती है। किम जोंग और उसकी मिसाइल का खतरा कितना बड़ा है, इसकी बात आप खुद अमेरिका की जुबानी सुनिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा अंदेशा तो अमेरिका ने ही जाहिर कर दिया है। अमेरिका को शक है कि जब बाइडेन दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर होंगे तब किम जोंग उन या तो मिसाइल का टेस्ट कर सकता है या फिर परमाणु परीक्षण भी कर सकता है। We've said from this podium, we've said at the State Department, and we've indicated in quite clear terms that our intelligence does reflect the genuine possibility that there will be either a further missile test, including long-range missile test, or a nuclear test, or frankly both, in the days leading into, on, or after the President's trip to the region. We are preparing for all contingencies, including the possibility that such a provocation would occur while we are in Korea or in Japan. इस बात से जाहिर है कि एशिया में युद्ध का खतरा इसलिए भी ज्यादा मंडरा रहा है क्योंकि अमेरिका से सिर्फ चीन को ही दिक्कत नहीं है। उत्तर कोरिया भी इस वक्त अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। सवाल है कि क्या किम जोंग कोई ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करेगा या फिर किम जोंग उन अपने परमाणु बमों को भी आजमा कर देख सकता है।